नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर 3 साइंस की बुक का, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। हमने पहले पढ़ा था किस प्रकार से मतलब हमें कपास और पटसन प्राप्त होता है, पर अब देखेंगे कि हम उन तंतुओं से धागा, तागा या धागा कुछ भी कह सकते हैं, कैसे बनाया जाता है। क्योंकि जब तागे में वो तंतु परिवर्तित होंगे तभी तो उससे वस्त्र बनेगा। तो हम आगे पढ़ते हैं। देखो ये रुई से तागा कैसे बना रहे हैं ना। अब रुई का देखा है ना आपने, फिर उसे ऐसे खींच खींच के तागा बना देते हैं। 3.4 सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं रुई लेके। आपके सबके घरों में रुई मिल जाएगी, आप उससे तागा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते ऐंठते रहिए, मतलब कि घुमाते रहिए। क्या आप तागा बना सके? ये देखो दिखा रखा है ना, जैसे इसमें इस तरीके से, ये इस तरीके से पकड़ के आपको कोशिश करनी है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ मतलब हाथों से का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? तकली। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। या तो हाथ से करते हैं या चरखे से करते हैं। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। देखो तकली ये है, ये दिख रही है आपको, इसके जरिए भी हम तागा बनाते हैं। ये देखो कितने ऐसे होते ना, यहाँ से डालो और वहाँ से खींचो, इस तरीके से। एक पक्ष रूप उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बनी आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब हमने स्वदेशी अपनाने का वो करा कि मतलब जो हमारे देश में चीज़ें बन रही हैं हम वही पहनेंगे, वही यूज़ करेंगे, और जो बाहर से बनी हुई आ रही है उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का संगठन की वो निर्माण कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1956 में किया गया था। वृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है, जो कि कताई की मशीन होती है उससे। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। जब तंतु से हम वो तागे बन जाते हैं तो हम उससे फिर वस्त्र बनाते हैं। 3.5 तागे से वस्त्र। अब तागे से वस्त्र कैसे बनते हैं? तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। एक बुनाई कहलाती है, एक बंधाई कहलाती है। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। जैसे जिस तरीके से धागे से वो वस्त्र बनाया जाता है, बुनाई की जाती है, तो उसको हम वीविंग कहते हैं। देखो इस तरीके से ये है ना, इसमें कागज से देखो कैसे काट लिया है, तो उस तरीके से इन्होंने उसके वस्त्र को बना। इसी तरीके से हम वस्त्र भी बनाते हैं। ऐसे दो अलग अलग आपने प्रकार के, एक ग्रीन ले लिया, एक रेड ले लिया। फिर उसके बाद ये जो ये दिखा रखा है ना, इसको हम सी उसमें देखिए, तो सी में कैसे दिखा रखा है कि आपने ऐसे 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 कट के करके लाइन लगा, ऐसे ऐसे कट कर लिए, इसे पूरा नहीं काटा है, साइडों से यहाँ से जुड़ा रहने दिया है। फिर उसके बाद आपने एक के ऊपर एक 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 ऐसे करके ऐसे ऐसे डाल के इसको देखो राष्ट्र में कैसे हमें प्राप्त हो गया है, डी में देखिए। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 5। भिन्न रंगों की दो कागज की शीट ली। इसी में वही बताया गया है जो मैंने अभी आपको चित्र में समझाया कि किस तरीके से बनाना है।
आपको इसकी इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, जैसे भी आप ले सकते हो, थोड़ा अपने हिसाब से भी कोई सा भी आप कलर ले सकते हो और इसे बनाए। इसी तरीके से धागों से बनाया जाता है। अभी तो चौड़ा है तो आपको आराम से दिख रहा है ना, जो धागे होते हैं उनको बहुत बारीकी से एक दूसरे से कस के जोड़ा जाता है, तो वो हमें इतने दिखाई नहीं देते और वो वस्त्र का रूप धारण कर लेते हैं। विभिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्का शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 ए में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों से चित्र में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाई गया है। जैसे मतलब ऐसे अब करने के बाद कैसा दिखाई देगा। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। ये देखो, ये है हथकरघा, ठीक है ना। करघे का ये तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित भी होते हैं, जो मशीनों से चलते हैं। ये तो हाथ से बना रही है, पहले से डालती है, फिर से कंघी की सहायता से ऐसे ऐसे करके इनको पास पास करके अच्छी तरीके से सेट कर देती है। एक विशेष प्रकार की बुनाई भी होती है। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? आपने देखा आपकी दादी मम्मी कोई स्वेटर बुनती हो या आस पड़ोस में कोई बुनता हो। इनकी बुनाई यानी निटिंग इंग्लिश में हम कहते हैं, में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। सिर्फ एक ही धागे से हम कर लेते हैं। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं जैसे बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। ये देखो, सिलाइयाँ होती हैं और इनसे हम स्वेटर बुनते हैं। मशीनों से भी करी जाती है। ये दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। अब पहेली क्या सोच रही है? पहेली ये जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्य किन कार्य में उपयोग होता है? अब नारियल आपने देखा, उसके बाहर भी तो वो जैसे होता है ना, आप जब नारियल को तोड़ने से पहले उसे छीलते हो तो वो सोच रहे क्या इससे भी कोई कपड़े बने, मतलब देखा है क्या आपने? अब 3.6 वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। बड़े बड़े पत्ते पहनते थे, जानवरों की खालें, पेड़ों की छालें, इन्हों से अपने शरीर को वो ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलिया यानी टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उन दिन के जो पहले ज़माने, सिलाई कहाँ से आती थी? धीरे धीरे ही तो हर चीज़ की नॉलेज हुई है ना। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न रंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है? साड़ी कभी सिली जाती है? नहीं होती, पूरा लंबा कपड़ा होता है। लुंगी भी एक लंबे ऐसे होते हैं, कपड़ा ही होता है ना। तो इस तरीके से हम
कपड़े पहले भी बिना सिले पहनते थे। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जैसे आपने अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रचलित, आपके वहाँ देखो चीन की जैसे अलग ड्रेस है, और असम के साइड में अलग है, साउथ इंडियन की लुंगी वगैरह ज़्यादा प्रचलित है। अब अलग देश में चलो मतलब अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। पहले अब देखो इसमें तरीका बता रखा है, पहले कपास के गोलक होते हैं, वो रुई जो वो फूट के रुई से निकल रहे हैं ना, फिर उसे ओटते हैं, फिर उससे रेसे बनाए जाते हैं, फिर उसकी कताई की जाती है, तब उसके धागे बनते हैं, फिर धागे से बुनाई या बंधाई, इन दो विधियों से वस्त्र बना दिए जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो कुछ सारांश में हम छोटी सी एक जो इसमें बताया गया, उन्हें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको पढ़ते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।